Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will study about class 10th science subject CG board chapter 1 evolution the lecture 4 and today's topic that Darwin's observations. Okay, हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास का लेक्चर 4 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डार्विन्स ऑब्जर्वेशन अर्थात डार्विन का अवलोकन। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग जो कल का जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारा कल का क्वेश्चन क्या है? तो हमारा कल का क्वेश्चन है कि जो बीगल का सफर है वह कितना समय लगा अर्थात बीगल का सफर में कितना वर्ष, कितना माह एवं कितना दिन लगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो बीगल का जो सफ़र है कब स्टार्ट हुआ था। द वोवेज स्टार्टेड ऑन 27 दिसंबर 1831 एंड एंडेड ऑन 2 अक्टूबर 1836। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो बीगल का सफ़र है वह 27 दिसंबर 1831 को शुरू हुआ एवं 2 अक्टूबर 1836 में खत्म हुआ। ओके, तो यदि इसको हम लोग रफली कैलकुलेट करें तो हम लोग इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर जो 1836 में क्या करते हैं हम लोग 1835 को क्या रफली कैलकुलेट करें तो बता सकते हैं कि इसमें 5 वर्ष लगा अर्थात 5 साल लगा। ओके, किंतु क्या इसमें 5 साल लगा? तो चलिए इसको एक्यूरेट रिजल्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आखिरकार इसमें कितना समय लगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो 2 अक्टूबर 1836 में क्या करते हैं हम लोग 27 दिसंबर 1831 को घटाते हैं तो उसके पश्चात हमको आंसर मिल जाएगा कि बीगल का सफर में कितना समय लगा अर्थात कितना वर्ष, कितना माह एवं कितना दिन। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिन लिख लेते हैं। तो डे, माह, मंथ एवं ईयर्स, साल। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जब कब एंड हुआ तो वह 2 अक्टूबर 1836 में एंड हुआ। ओके, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं। ओके, तो कौन सा तारीख था? तो वह 2 तारीख। ओके, तो इसको 2 लिखते हैं सबसे पहले 2। उसके पश्चात कौन सा मंथ था? अक्टूबर। ओके, तो अक्टूबर क्या होता है? तो वर्ष का क्या होता है? वह 10वां माह होता है। ओके, तो इसमें 10 लिखेंगे और ईयर्स कितना है? 1836 1836। ओके, अब चलिए इसको किस किस द्वारा हम लोग घटाते हैं उसको हम लोग 27 दिसंबर 1831 से घटाएंगे। ओके, तो इसमें कितना तारीख है? तो वह है 27। तो चलिए 27 लिखते हैं। उसके पश्चात क्या है? दिसंबर अर्थात जो वर्ष का 12वां महीना होता है तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर दिया गया सन 1831 अर्थात 1831। ओके, अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्या सबसे पहले डे को घटाएंगे, उसके पश्चात मंथ को, उसके पश्चात ईयर्स को। ओके, तो चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। ओके, तो 2 से 7 जाएगा क्या? नहीं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग मंथ से क्या लेते हैं था जो 10वें मंथ से क्या लेते हैं? पूरा 1 मंथ उधार ले लेते हैं। ओके, तो यही बन जाता है 9 मंथ और ये बन जाएगा कितना? इसको 1 मंथ पूरा ले लेते हैं। ओके, चूँकि जो वर्ष का जो 10वां माह कौन सा होता है? तो वो होता है अक्टूबर। और अक्टूबर में कितने दिन होता है? तो अक्टूबर में कितने दिन होता है? तो वो होता है 31 दिन। कितने दिन? तो वो होता है 31 दिन। ओके, तो अक्टूबर माह में 31 दिन होता है। यहाँ पर पहले से 2 प्रेजेंट है तो कितना होगा? 31 2 33। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 33 लिखेंगे। ओके, अब चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। अब 3 से 7 जाएगा क्या? नहीं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग ये 3 से क्या कर लेते हैं? एक उधार लेते हैं तो ये बन जाता है 2 और ये 3 बन जाता है 13। ओके, अब 13 में से 7 जाएगा क्या? तो हाँ, तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचता है? तो बचता है 6 और 2 2 आपस में कैंसिल हो गया। ओके, अब चलिए हम लोग मंथ को घटाते हैं। अब 9 से 2 जाएगा क्या? तो नहीं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 से 2 जाएगा। ओके, तो 9 से 12 जाएगा क्या? नहीं। ओके, तो मैंने इसको उल्टा बोल दिया था कि 9 से 2 जाएगा क्या? नहीं। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि 9 से 12 जाएगा क्या? नहीं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ईयर से क्या लेते हैं? उधार लेते हैं। तो 1836 से क्या लेते हैं हम लोग? 1 ईयर्स पूरे उधार ले लेते हैं तो ये बन जाता है 1835। ओके, अब चूंकि 1 वर्ष में कितने माह होता है? तो 1 वर्ष में 12 माह होता है। ओके, तो 1 ईयर में कितना होता है? 1 ईयर में कितने माह होता है? तो होता है 12 माह। ओके, तो इसमें क्या करते हैं? पहले से 9 प्रेजेंट है तो 9 को क्या करते हैं? 8 करते हैं तो कितना होता है? 12 8 20 और 1 21। ओके, तो ये बन जाता है कितना? 21।
ओके, अब चलिए हम लोग 21 से 12 को घटाते हैं। ओके, अब 1 से 2 जाएगा क्या? नहीं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि 2 से 1 उधार लेते हैं, तो ये बन जाता है 2 1 और ये 1 बन जाता है 11। ओके, अब 11 से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो वो बचता है 9 और 1 से 1 घटा तो क्या बचता है? 0। ओके, अब चलिए हम लोग ईयर्स को घटाते हैं। ओके, तो 183 दोनों में है, तो ये क्या करते हैं आपस में कैंसिल हो जाता है। अब 5 से घटाएंगे तो कितना प्राप्त होता है? तो वो होता है 4। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कितना समय लगा? तो इसमें 4 ईयर्स 9 मंथ एवं 6 डे लगा। ओके, कितना? तो 4 ईयर्स 9 मंथ 6 डे। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बीगल का सफ़र में टोटल कितने दिन, कितने वर्ष एवं कितने माह लगा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो बीगल का सफ़र कुल 4 वर्ष 9 महीना एवं 6 दिनों तक चला। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसका एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इसमें कितना समय लगा। ओके, तो यदि हम लोग इसको रफली कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इसको एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते हैं कि इसमें कितना समय लगा। ओके, तो इसी के साथ क्या है, आप लोग अपना बर्थ डेट भी इसी के द्वारा आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, कैसे? तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले जो आज का दिन है उसको सबसे पहले लिखिएगा, जैसे कि कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है और कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है वो। ओके, उसके पश्चात क्या करना, उसके पश्चात आप लोगों का डेट बर्थ है उसको लिखना। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का जो डेट बर्थ है वो सन लिखना, उसके पश्चात माह को, उसके पश्चात दिन को। ओके, तो उसके पश्चात इसको घटाओगे तो आपको भी आपका एक्यूरेट रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपको कितना वर्ष, कितना माह एवं कितना दिन चल रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो बिना देर के चलिए बढ़ते हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है डार्विन्स ऑब्जर्वेशन, डार्विन के अवलोकन। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं कि डार्विन ने अपने सफर के दौरान बहुत सारे आइसलैंड अर्थात बहुत सारे महाद्वीपों का भ्रमण किया। ओके, तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि डार्विन ने अपने सफर के दौरान क्या क्या ऑब्जर्वेशन तथा क्या क्या अवलोकन किए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Some of the major observations during the voyage which helped Darwin to propose the theory of evolution are as follows. बीगल के सफर के दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार है जिनसे उन्हें जीवों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने में सहायता मिला। ओके, कौन कौन सा है? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट, Darwin studied samples of seawater and was surprised to see various types of organisms in those samples. ओके, तो सफर के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया तो उनमें कई प्रकार के जीव दिखे और वे आश्चर्यचकित हो गए। Here he observed a beautiful chain of food and feeding among them even the microscopic forms of life. The forests and mountains of South America had several such examples too. ओके, तो यहाँ पर उन्हें खाने व खा जाने की अद्भुत खाद्य श्रृंखला नजर आई। ऐसा ही उन्हें दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीच भी दिखा दिया। Everywhere he found food chains and food webs wherein organism predator feed on the other prey. अर्थात इस प्रकार से क्या है वह जहाँ पर उन्होंने समुद्र के जल का क्या नमूनों का अध्ययन किया, साथ ही जब वो दक्षिण अमेरिका के पहाड़ दक्षिण अमेरिका के जंगल पर गए तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या है फूड चेन एवं फूड वेब दिखा दिया, अर्थात खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, जिसमें उन्होंने पाया कि जितने भी जीव है वो सभी क्या है एक दूसरे के द्वारा भोजन के आधार पर कनेक्टेड है, अर्थात एक दूसरे के द्वारा क्या है भोजन के अनुसार जुड़े हुए हैं। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग एक पॉन्ड का सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई तालाब का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो जैसे कि वहाँ पर क्या होता है एल्गी, ALGAE एल्गी। ओके, तो एल्गी को क्या बोलते हैं? शैवाल कहते हैं, जिसको हम लोग साधारण भाषा में काय के नाम से भी जानते हैं। तो एल्गी टू इंसेक्ट, इंसेक्ट टू स्मॉल फिश टू बिग फिश एंड बिग फिश टू ह्यूमन बींग्स। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि एल्गी टू इंसेक्ट टू स्मॉल फिश टू बिग फिश एंड बिग फिश टू ह्यूमन बींग्स, अर्थात
शैवाल, शैवाल से कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े से छोटी मछली, छोटी मछली से बड़ी मछली और बड़ी मछली से मनुष्य। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो जितने भी जीव है वह एक दूसरे से कनेक्टेड है, अर्थात एक दूसरे से भोजन के आधार पर जुड़े हुए हैं। अर्थात ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड ऑन बिग फिश डिपेंडेड ऑन स्मॉल फिश डिपेंडेड ऑन इंसेक्ट एंड इंसेक्ट इज डिपेंडेड ऑन एल्गी। सो बेसिकली इन दैट आप इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म हैव डिपेंडेड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म पर्सपेक्टिव ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। अर्थात इस प्रकार से पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित है वो सभी क्या है, फूड चेन एवं फूड वेब्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। ओके, अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये फूड चेन या फिर फूड वेब होता क्या, अर्थात खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल होता क्या है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड वेब कहलाता है। ओके, आई मीन फूड चेन कहलाता है। ओके, तो फूड चेन अर्थात खाद्य श्रृंखला। ओके, तो ये क्या है, फूड चेन। और फूड वेब क्या होता है, तो विभिन्न खाद्य श्रृंखला अर्थात विभिन्न फूड वेब मिलकर खाद्य जाल अर्थात फूड वेब का निर्माण करता है। ओके, तो ये क्या है, ये फूड वेब आई मीन फूड चेन का सिंपल उदाहरण है। अब फूड वेब में क्या होता है, तो फूड वेब में क्या होता है कि बहुत सारे जीव क्या होता है एक दूसरे के द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं। ओके, अर्थात एक दूसरे के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर एल्गी है, एल्गी टू इंसेक्ट, इंसेक्ट के पश्चात क्या है, स्मॉल फिश। ओके, तो शायद यहाँ पर क्या होता है, क्रोकोडाइल आ गया इंसेक्ट के पश्चात, या फिर यहाँ पर स्नेक भी आ सकता है, स्मॉल फिश के पास भी स्नेक भी आ सकता है। अर्थात इस प्रकार से बहुत से जीव क्या होता है वह आपस में जुड़ी हुई होता है, अर्थात बहुत सारे फूड चेन मिलकर फूड वेब का निर्माण करता है। ओके, दिस प्रेडेटर रिलेशनशिप मेड हिम वंडर देयर इज स्ट्रगल फॉर लाइफ एवरीवेयर इधर किल और डाई। ओके, तो डार्विन के मन में आता रहा कि हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो। देयर इज स्ट्रगल फॉर लाइफ एवरीवेयर इधर किल और डाई। ओके, तो चलिए समझते हैं कि डार्विन ने ये सेंटेंस क्यों यूज किया होगा कि देयर इज स्ट्रगल फॉर लाइफ एवरीवेयर इधर किल और डाई। ओके, तो डार्विन ने ऐसा इसलिए किया होगा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फूड चेन एवं फूड वेब अर्थात खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में क्या होता है, कुछ जीव क्या होता है दूसरे जीव का भोजन होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो एल्गी होता है वह इंसेक्ट का भोजन होता है, इंसेक्ट स्मॉल फिश का भोजन होता है, स्मॉल फिश बिग फिश का भोजन होता है और बिग फिश ह्यूमन बींग्स का भोजन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कुछ जीव मर जाते हैं एवं कुछ जीव जीवित रह जाता है। अर्थात इस प्रकार से क्या है, डार्विन ने ये सेंटेंस यूज किया गया है कि हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो। देयर इज स्ट्रगल फॉर लाइफ एवरीवेयर इधर किल और डाई। Those able to survive live where perhaps those that get accumulated to geographical conditions survive. ओके, तो ऐसे जीव जो क्या है भौगोलिक जरूरत के अनुसार जो ढल जाता है वही जीव बच जाता है। ओके, फिगर 4 फॉसिल कलेक्टेड बाय डार्विन। ओके, तो यहाँ पर फिगर 4 अर्थात चित्र 4 में प्रदर्शित किए गए फॉसिल कलेक्टेड बाय डार्विन। ओके, तो डार्विन के द्वारा जीव का जीवाश्म। ओके, तो डार्विन ने क्या है अपने जो सफर के दौरान क्या है जीवों के जीवाश्म को ऑब्जर्वेशन था उसका भी अवलोकन किया। ओके, सेकेंड, he found fossil of aquatic organism and that may have lived in the sea earlier on the mountains of South America. ओके, तो दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्र जीवों के जीवाश्म मिले। ओके, ड्यूरिंग हिज स्टडीज देयर he experienced an earthquake as well. The ocean level rose to nearly 3 meters due to the earthquake. ओके, तो उस जगह पर अर्थात जो दक्षिण अमेरिका के पहाड़ पर साथ उन्हें क्या एक ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गया था। These types of observations were indicating that sudden severe changes may occur on Iceland or in the oceans over time. तो इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। ओके, थर्ड, Darwin found that slow and continuous changes on Earth could also bring about changes in landforms on Earth, which is surrounded by cliffs rather than plain sandy stretches indicated this. ओके, तो जब डार्विन ने रेतुली समुद्र किनारे के स्थान पर गया तो वहां पर उन्होंने अवलोकन किया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। ओके, फोर्थ, the fossils of giant mammals, reptiles, etc. showed similarities as well as differences as compared with the existing organism. Thus, as the surface of the earth changed over time, so might have the organism.
ओके, तो डार्विन ने अपने अवलोकन अर्थात जो सफर के दौरान क्या है, बहुत सारे जीवों का जीवाश्म भी प्राप्त किया, जैसे कि विशालकाय, विलुप्त स्तनधारी, सरीसृप इत्यादि के जीवाश्मों का अध्ययन किया। तो उनको पता चला कि इस जीवों में क्या होता है, समानताओं के साथ साथ विभिन्नता, अर्थात पूर्व के जीवों में अर्थात जो प्राचीन समय में स्थित जीव है एवं आधुनिक समय में स्थित जीव है, उनमें भिन्नताओं के साथ साथ समानता भी, अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन होगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो पुराने समय में स्थित जीव एवं वर्तमान समय में उपस्थित जीव है, उनमें भिन्नताओं के साथ साथ समानता क्यों है। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इवोल्यूशन अर्थात जीवों के विकास का डेफिनेशन में बताया था कि जीवों का विकास या इवोल्यूशन किसे कहते हैं, तो जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि जीवों का समय के अनुसार बदलाव होता है। ओके, तो जीवों का क्या होता है, समय के अनुसार बदलाव होता है, जिसकी वजह से उसमें छोटी मोटी क्या होता है, अभी थोड़े बहुत क्या होता है, चेंजेस होता है, जो कि एक लंबे समय के पश्चात एक नए प्रजाति के रूप में दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, डिफरेंसेस अर्थात विभिन्नताएं होता है। ओके, अब चलिए समझते हैं कि उसमें सिमिलैरिटीज क्यों होता है। तो उसमें समानता इसलिए होता है क्योंकि उन जीवों की जो उत्पत्ति होता है वह उन समान पूर्वजों के द्वारा हुआ है, जिसकी वजह से उसमें सिमिलैरिटीज अर्थात समानता होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को डार्विन ऑब्जर्वेशन तथा डार्विन का अवलोकन समझ आया होगा कि डार्विन ने अपने सफर के दौरान क्या क्या ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन किए। ओके, तो चलिए इसको हम लोग और अच्छे से सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को डार्विन का जो ऑब्जर्वेशन हुआ आसानी से समझ आए। ओके, तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से और समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो डार्विन ने अपना जो सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया, तो वहाँ उसने अपना सफ़र समुद्र से स्टार्ट किया। समुद्र से सब उसके पश्चात वहाँ कहाँ गया, वह सबसे पहले दक्षिण अमेरिका गया। दक्षिण अमेरिका के पश्चात कहाँ गया, वह दक्षिण अमेरिका के पहाड़ एवं चट्टान में गया। दक्षिण अमेरिका के पहाड़ एवं चट्टान में। ओके, उसके पश्चात वह कहाँ गया, वह रेतीले समुद्र के किनारे गया। ओके, तो रेतीले समुद्र के किनारे। ओके, उसके पश्चात उन्हें क्या किया, उन्होंने विशालकाय विलुप्त स्तनधारी जीवों का ऑब्जर्वेशन किया। विशालकाय विलुप्त स्तनधारी सरीसृप जीवाश्म। ओके, तो चलिए इस कीवर्ड्स के द्वारा क्या है, हम लोग डार्विन के ऑब्जर्वेशन तथा डार्विन के अवलोकन को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो डार्विन ने अपना सफ़र किससे स्टार्ट किया, तो डार्विन ने जो अपना सफ़र है उसको HMS बीगल नामक जहाज के द्वारा स्टार्ट किया, अर्थात उन्होंने क्या है, समुद्र के रास्ता अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। ओके, तो चलिए इसके जो ऑब्जर्वेशन है उसको समझने का प्रयास करता हूँ। तो डार्विन ने अपना जो सफ़र वह समुद्र के द्वारा स्टार्ट किया। ओके, तो सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया। तो उन्होंने कई प्रकार के जीव देखे जिससे वह आश्चर्यचकित हो गए। उसके पश्चात वह दक्षिण अमेरिका गए। तो ऐसा है, उन्होंने दक्षिण अमेरिका के जंगलों पर भी देखा कि जितने भी जीव है वह फूड चेन अर्थात खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के द्वारा जुड़े हुए हैं। ओके, इस प्रकार डार्विन के मन में आता रहा कि हर तरफ संघर्ष, मरो या मारो, जो जीव बच सकता है वही बच रहा है एवं जो जीव भौगोलिक जरूरत के अनुसार ढल जाता है वही जीव बच जाता है। ओके, इसके पश्चात वह दक्षिण अमेरिका के पहाड़ एवं चट्टान में गए। ओके, तो दक्षिण अमेरिका के पहाड़ एवं चट्टान में उन्होंने समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन किया, अर्थात अनुभव किया कि शायद यहाँ पर भूकंप आया होगा, जिसकी वजह से समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के अनुसार महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। ओके, इसके पश्चात वह रेतीले समुद्र के किनारे पर गया। तो उन्होंने अवलोकन किया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है।
ओके, उसके पश्चात डार्विन ने अपने सफर के दौरान जो जीवों का जो जीवाश्म इकट्ठा किया था, अर्थात विशालकाय विलुप्त स्तनधारी सरीसृप जीवाश्म का अवलोकन किया, तो उससे पता चला कि पूर्व के जीव अर्थात प्राचीन समय में स्थित जीव और आधुनिक समय में स्थित जीवों में भिन्नताओं के साथ साथ समानता भी है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन होगा। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जिन जीवों में समानता एवं भिन्नता क्यों होता है, भिन्नता इसलिए होता है क्योंकि जीवों का समय के अनुसार बदलाव होता है, जो कि क्या होता है, कुछ चेंजेस अर्थात कुछ बदलाव होने के कारण एक लंबे समय के पश्चात एक नए प्रजाति के रूप में दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसमें भिन्नता होता है। एवं समानता क्यों होता है, क्योंकि सभी जीवों का जो उत्पत्ति होता है वह समान पूर्वज के द्वारा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसमें समानता होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो आप लोग इसको इंग्लिश में इस कीवर्ड्स के द्वारा याद रख सकते हैं, जैसे कि समुद्र को यहाँ पर सी के द्वारा याद रखते हैं। चलिए यहाँ पर मैं डिनोट कर देता हूँ। ओके, तो समुद्र को जैसे कि यहाँ पर सी, उसके पश्चात दक्षिण अमेरिका, उसको साउथ अमेरिका। ओके, इसके पश्चात दक्षिण अमेरिका के पहाड़ एवं चट्टान में। ओके, तो माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। उसके पश्चात है रेतीली समुद्र किनारे, बीचेस, BACHES बीचेस। ओके, उसके पश्चात है विशाल का विलुप्त स्तनधारी सरीसृप जीवाश्म। ओके, तो ये होगा जियांट एक्सटिंक्ट मैमल एंड रेप्टाइल्स फॉसिल। ओके, तो इस प्रकार से इसको इंग्लिश में क्या है, इसके कीवर्ड के द्वारा आप लोग भी याद रख सकते हैं। वो है सी टू साउथ अफ्रीका, सी टू साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पश्चात माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, उसके पश्चात है बीचेस, उसके पश्चात है जायंट एक्सटिंक्ट मैमल्स एंड रेप्टाइल्स फॉसिल। ओके, तो इस प्रकार से इस कीवर्ड के द्वारा क्या है, आप लोग जो डार्विन का ऑब्जर्वेशन है उसको आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट में आएगा समुद्र दक्षिण अमेरिका, सेकेंड में आएगा दक्षिण अमेरिका के पहाड़ एवं चट्टान में, तीसरा में आएगा रेतीली समुद्र के किनारे, और चौथे में आएगा विशालकाय विलुप्त स्तनधारी सरीसृप जीवाश्म। ओके, तो आई होप आप लोगों को डार्विन का जो ऑब्जर्वेशन था वह अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, fishermen caught a peculiar fish along the sea coast of South America in 1938 that caused a stir among the scientific community. An organism that was thought to have become extinct along with the dinosaurs was found. It was believed to have undergone no changes in features which were similar to those of the period of dinosaurs and even before that. ओके, तो 1938 अर्थात 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे जब मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव पकड़ा तब तहलका मच गया। क्यों? क्योंकि तब तक यह मान्यता था कि ये जो जीव है वह डायनासोर के समय में ही विलुप्त हो गया। ओके, इट वॉज थस कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। ओके, तो इस जीव को जीवित जीवाश्म अर्थात लिविंग फॉसिल कहा गया। इट हैड सर्टेन फीचर्स लाइक रेप्टाइल्स एंड सर्टेन अदर्स लाइक फिशेस। This was a promising missing link between reptiles and fishes. ओके, तो इस जीव में क्या होता है, कुछ विशेषता उभयचरों की थी और कुछ मछलियों की थी। ओके, अब ये उभयचर क्या होता है, तो ऐसा जीव जो कि जल एवं थल दोनों में रहता है उसको उभयचर कहते हैं। जैसे कि मेढक क्या होता है, वह उभयचर होता है। क्यों? क्योंकि वह जल में भी रहता है एवं थल में भी रहता है। अर्थात इस प्रकार से इस जीव को जो विशेषता किसके द्वारा था, किसके अनुसार था, तो वो मछली के अनुसार एवं मेढक के अनुसार था, अर्थात यह जल में भी रह सकता था एवं थल में भी। ओके, दिस वाज अ प्रोमिसिंग मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड फिशेस, अर्थात इस प्रकार से इसमें सिमिलरिटीज थे। ओके, वी नो नाउ दैट पॉपुलेशन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड इज स्टिल अंडरगोइंग इवोल्यूशन, सो इट मे नॉट बी राइट टू स्टिल कॉल इट इज अ लिविंग फॉसिल। ओके, तो लंबे समय के पश्चात इन जीवों में ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि इस जीव में क्या हो रहा है, लंबे समय के पश्चात इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन हो रहा है, जिसके अनुसार लोगों ने कहा कि इस जीव को लिविंग फॉसिल अर्थात जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि इस जीव का नाम क्या है, तो इस जीव का नाम सिल्केंथ दिया गया। ओके, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम सिल्केंथ था। ओके, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
ओके, तो आप लोगों का क्वेश्चन है कि लिविंग फॉसिल अर्थात जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, एवं दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो जीव है अर्थात सिलिकेंथ नामक जो जीव है उसको जीवित जीवाश्म क्यों कहा गया। ओके, तो इसमें आप लोग इसका आंसर लिखेगा कि व्हाट इज लिविंग fossil and what is the reason behind this organism known of the living fossil. Okay, so you will write this question answer in the comment box. Then after that we will discuss about this question answer in next lecture. Okay, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।